हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की वैकेंसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है सीएचओ का, उसमें आने लायक हैं। तो इन क्वेश्चंस की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। सीरीज़ का ये सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास का जो वीडियो है आपने नहीं देखा है तो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके देख लीजिएगा। फर्स्ट क्लास में आप लोगों का जो मुझे प्यार मिला उसके लिए मैं दिल से आप सभी जो है नर्सिंग एजुकेशन फैमिली को थैंक यू बोलना चाहता हूं। और आगे भी ये प्यार और सपोर्ट आपका बरकरार रहे और मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको आगे से प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो ही इस वीडियो को लाइक करें, अन्यथा लाइक नहीं करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। और हर क्वेश्चंस के पीछे एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो यहाँ पे आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और बहुत ही आपके लिए मोस्टफुल जो है यूज़फुल आपके लिए क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस आपका, अल्टर्ड परसेप्शन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज। क्वेश्चंस को आप गौर से पढ़िएगा। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि अल्टर्ड परसेप्शन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, किसी भी रियल ऑब्जेक्ट का आप परसेप्शन कर रहे हैं और उसका परसेप्शन क्या आ रहा है, अल्टर्ड मीन्स उसमें परसेप्शन सही नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशंस को क्या बोलेंगे? ऑप्शंस ए इल्यूजन, ऑप्शंस बी डेल्यूजन, ऑप्शन सी हेलुसिनेशन एंड ऑप्शंस डी डिलीरियम। तो यहाँ पे हम राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, हेलुसिनेशन सॉरी इल्यूजन। अब इल्यूजन क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस में दे रखा है वैसे मेनली इल्यूजन्स जो है फॉल्स परसेप्शन इन द प्रेजेंस ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। किसी भी रियल एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है उसकी प्रेजेंस में आप यदि फॉल्स जो है परसेप्शन करते हैं तो उस कंडीशंस को बोलते हैं इल्यूजन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं कि रस्सी पड़ी है और उस रस्सी को आप सांप समझ रहे हैं, मीन्स रेप लुक लाइक स्नैप। आपको रस्सी है वो सांप दिख रहा है, मीन्स आपका रस्सी है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो गया और एक्सटर्नल स्टिमुलाई को आप फाल्स परसेप्शन कर रहे हैं तो उस कंडीशंस को बोलेंगे इल्यूजन्स। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है हेलुसिनेशन। अब हेलुसिनेशन क्या होता है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हेलुसिनेशन मीन्स इसका विपरीत कि फॉल्स परसेप्शन इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। फॉल्स परसेप्शन है वो अब्सेंस रहेगा किसकी, एक्सटर्नल स्टिमुलाई की। तो यहाँ पे इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई वो नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, जैसे कि घोस्ट, यहाँ पे भूत आपको लग रहा है कि पेशेंट को मुझे भूत दिख रहा है, बट वहाँ पे जो है परसेप्शन जो है रियल ऑब्जेक्ट है वह मौजूद नहीं है, अब्सेंस ऑफ रियल स्टिमुलाई। तो और उसमें होता है प्रेजेंट ऑफ रियल स्टिमुलाई। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में मैं बता देता हूँ हेलुसिनेशन, जैसे कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन होता है, विजुअल हेलुसिनेशन होता है। तो मोस्टली ऑडिटरी हेलुसिनेशन में पेशेंट को लगता है कि मुझे कुछ बाहर से आवाज़ आ रही है और आवाज़ आ रही है, हालांकि आवाज़ नहीं होती फिर भी उसको फील होता है। और विजुअल हेलुसिनेशन में मैंने अभी एग्जांपल बताया घोस्ट के बारे में, उसको लगता है कि मुझे दिख रहा है, कुछ भूत दिख रहा है। तो यहाँ पे और नेक्स्ट है आपका टेक्टाइल हेलुसिनेशन। टेक्टाइल हेलुसिनेशन मीन्स होता है कि पेशेंट के जो शरीर को उसको लगता है कि मुझे मेरे शरीर पे क्रेवलिंग कर रही है सींटियाँ, उसके ऊपर जो है सींटियाँ वो क्रेवलिंग कर रही है, उसको ऐसा फील होता है, हालांकि नहीं होती है फिर भी उसको फील होता है, उसको बोलते हैं टेक्टाइल हेलुसिनेशन। तो यहाँ पे हेलुसिनेशन कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या होता है? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और हर कम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली ये पूछा जाता है। डिल्यूजन मीन्स फॉल्स फिक्स बिलीफ होता है जिसको अपन किसी भी रीजन के द्वारा, किसी भी रीजनिंग के द्वारा आप उसको दूर नहीं कर सकते हैं। पेशेंट का एक फॉल्स फिक्स बिलीफ होता है, उसको बोलते हैं डिल्यूजन। डिल्यूजन अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि डिल्यूजन डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट वो खुद को बड़ा समझता है, खुद को है हाइपर जो है पावरफुल समझता है, तो उस कंडीशंस को बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे और एक डिल्यूजन होता है उसको बोलते हैं एरोटिक डिल्यूजन। एरोटिक डिल्यूजन मीन्स जो है पेशेंट को लगता है कि उसका बिलीव होता है किसी रियल जो है
उसका बिलीफ होता है फिक्स कि मुझे मैं किसी जो है लविंग पर्सन्स के साथ, एक बड़े आदमी के साथ मेरा जो है प्यार से संबंध है, उसका प्यार का संबंध है किसी बड़े आदमी के साथ, उसको फीमेल को लगता है, मोस्टली फीमेल में देखा जाता है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं इरोटिक डिल्यूजन। अब नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है डी है, इसमें डिलीरियम दे रखा है। तो डिलीरियम क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो डिलीरियम मीन्स आपका जो है ये एक कॉन्शियस रिलेटेड डिस्टर्बेंस है, जिसमें कॉन्शियसनेस की जो है डिस्टर्बेंस होता है। और मोस्टली ये पोस्ट सर्जिकल जो कंडीशंस होती हैं, सर्जिकल पेशेंट सर्जरी करने के बाद पोस्ट सर्जरी जो है फेज़ है, उसमें मोस्टली इसको जो ऑब्जर्व किया जाता है। और डिलीरियम इज ए टेम्परेरी एंड शॉर्ट टर्म रिवर्सिबल जो है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट डिसऑर्डर है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और डिलीरी में वो परमानेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये काफ़ी ज्यूसी क्वेश्चन है और काफ़ी बाहर एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्टली इसको देखते ही बहुत सारे लोग लगता है कि राइट आंसर हो जाएगा, हालांकि कर भी लेते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन ए वाटरी डायरिया, ऑप्शन बी जेली लाइक स्टूल, एंड ऑप्शन सी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, एंड ऑप्शन डी कॉन्स्टिपेशन। तो यहाँ पर पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशंस में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग को देखने मिलती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं, ये भी ऑप्शन बी जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जेली लाइक स्टूल किस में देखने को मिलता है? इंटू ससेप्शन की कंडीशंस के दौरान देखने को मिलता है। इंटू ससेप्शन का दूसरा नाम है हर्षबर्ग डिजीज, जो आपको कंजेनिटल अबनॉर्मलिटी होती है बच्चों के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा क्रोमिक कैटगट अब्जॉर्प्शन, क्रोमिक जो है कैटगट अब्जॉर्प्शन टाइम ऑफ क्रोमिक कैटगट सूचर। क्रोमिक जो है कैटगट सूचर है, उसका अब्जॉर्प्शन का टाइम कितना होता है? ऑप्शन ए 7 डे, ऑप्शन बी 14 डे, एंड ऑप्शन सी 21 डे, एंड ऑप्शन डी 19 डे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 19 डे। अब बात कर लेते हैं सूचर के बारे में। तो सूचर दो प्रकार से होते हैं, एक ऑब्जर्वेबल सूचर होता है, एक होता है नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर। ऑब्जर्वेबल सूचर वो होते हैं जो कि बॉडी के अंदर, जैसे टिश्यूज है, डीप टिश्यूज है, उसमें लगाया जाता है और बॉडी के अंदर ही ऑब्जर्व हो जाता है, उसको बाहर से खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती, अपने आप वो ऑब्जर्व हो जाते हैं। और नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर वो होते हैं जो कि अपन जैसे स्टिच रिमूव करते हैं, उसको रिमूव करना पड़ता है और वो ऑब्जर्व नहीं होते हैं बॉडी द्वारा। और इसमें जो कैटगट है वो ऑब्जर्वेबल सूचर है, जिसको बॉडी है वो अपने आप ऑब्जर्व कर लेती है, वो 90 डे के अंदर अंदर। तो यहाँ पे क्रोमिक कैटगट का वो आंसर हो जाएगा 90 डे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका रहेगा इन लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर गैसेज इज यूज्ड फॉर इन्फ्लेटेशन अब्डोमिनल वाल। अब्डोमिनल वाल है, जब लेप्रोस्कोपिक जब आप प्रोसीजर करते हैं तो उसके दौरान जो है इन्फ्लेट करते हैं किसको? अब्डोमिनल को। तो इसमें कौन सी गैस वो यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, एंड ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऑप्शन डी हीलियम। तो यहाँ पे लेप्रोस्कोपी में मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एंड अब बात कर लेते हैं कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेप्रोस्कोपी के दौरान क्यों इसका यूज़ किया जाता है? क्योंकि इसको नीमोपेरिटोनियम बनाने के लिए, ताकि उसमें गैस भरेंगे तो बॉडी के जो है पेरिटोनियम और बॉडी के जो ऑर्गन है वो उसके बीच जो है गैप रह जाए, उसके बीच हवा भर जाए, ताकि वो उसकी सर्जरी के दौरान किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं हो। इस प्रकार से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। नाइट्रस ऑक्साइड को इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, और इस गैस का यूज अब सेडेशन के रूप में आप जनरल एनेस्थेसिया वगैरह इसमें यूज लेते हैं। ऑक्सीजन की आप हो गया। अब बात करेंगे हीलियम की। हीलियम है वो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर है, उसमें ऊपर जो है वाइट एंड ब्लैक कलर का होता है। तो वाइट गैस वो हीलियम आपका दर्शाती है कि इसमें हीलियम भरी हुई है, और हीलियम है वो हमेशा ऑक्सीजन को जो है डीपेस्ट ऑक्सीजन को ऊपर लाती है हमेशा, इसीलिए हीलियम यहाँ पे भरी जाती है। तो ऑप्शन ए जो है सी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएट विथ। कंडीशंस को आप ध्यान से पढ़ना। पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है और
आफ्टर 28 वीक हो रही है, तो इस कंडीशंस को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे इस कंडीशंस को अपन क्या बोलेंगे? तो ऑप्शंस ए प्लेसेंटा प्रीविया एंड ऑप्शंस बी हाइडेटिफॉर्म बोथ, ऑप्शन सी मोलर प्रेगनेंसी एंड ऑप्शंस डी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शंस ए प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है कि अब नॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा इनटू द लोअर यूटेराइन सेगमेंट, तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। नॉर्मली जो प्लेसेंटा है वो अपर यूटेराइन सेगमेंट में जो है इम्प्लांट होती है, बट अपर यूटेराइन सेगमेंट में न होकर लोअर यूटेराइन सेगमेंट में जो है आपकी जो इम्प्लांट हो जाती है प्लेसेंटा, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। अलग अलग इसके टाइप होते हैं, ग्रेड होते हैं, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड एंड ग्रेड फोर्थ। ग्रेड फर्स्ट होता है उसको लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया भी बोलते हैं, और ग्रेड सेकंड होता है उसको मार्जिनल, और ग्रेड थर्ड है उसको इनकम्प्लीट, एंड ग्रेड फोर्थ है वो कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे मोलर प्रेगनेंसी के बारे में। तो मोलर प्रेगनेंसी क्या होती है? इसमें जो है नॉन कैंसर जो है ट्यूमर होती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसको बोलते हैं मोलर प्रेगनेंसी। और हाइडेटिफॉर्म एक ही चीज़ है, मोलर प्रेगनेंसी का सेकंड नाम है। मोलर प्रेगनेंसी जैसे कि यूट्रस है, यूट्रस में मोलर प्रेगनेंसी के दौरान आप जैसे ही ग्रोथ एग्जामिनेशन करेंगे तो उस दौरान आपको यहाँ पे ग्रेप्स लाइक्स जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को किसको कहते हैं कि नॉर्मली जो है यूट्रस का जो फीटस का इम्प्लांटेशन है वो यूट्राइन से जो है यूट्रस के अंदर होता है, बट यूट्राइन केविटी के अलावा जैसे कि एब्डोमिनल केविटी है, फैलोपियन ट्यूब है, तो इस कंडीशंस में जो है यूट्राइन केविटी के अलावा यहाँ पर जो है इम्प्लांटेशन होता है, उस कंडीशंस को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफॉइड। टाइफॉइड के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं? एलिजा करते हैं, सिक टेस्ट, या विडाल, या फिर मांटक्स टेस्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस की राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद में नेक्स्ट जो है करेंगे। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट किसका पूछ रहा है? टाइफॉइड का। तो टाइफॉइड में विडाल टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एलिजा। एलिजा एक एंटीबॉडी असेस करने के लिए इसको करते हैं, HIV हेपेटाइटिस वगैरह इसमें जो आप एलिजा कर सकते हैं। नेक्स्ट सिक टेस्ट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है, और CHO में भी ये जो है इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है सिक टेस्ट के बारे में। सिक टेस्ट है वो डिप्थीरिया में आप यूज़ करते हैं, डिप्थीरिया के कंडीशंस के दौरान सिक टेस्ट को यूज़ किया जाता है। और ऑप्शंस डी मांटक्स टेस्ट, ये ट्यूबरकुलोसिस में परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरसेस स्प्रेड बाय फीकल ओरल रूट। इसमें से कौन सा हेपेटाइटिस है वो फीकल ओरल रूट के द्वारा जो है फैलता है? ऑप्शंस ए हेपेटाइटिस डी, एंड ऑप्शंस बी हेपेटाइटिस सी, एंड ऑप्शन सी हेपेटाइटिस ए, एंड ऑप्शंस डी हेपेटाइटिस बी। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की हम पहले बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हेपेटाइटिस ए इज द राइट आंसर। इसमें फीकल ओरल जो रूट के द्वारा फैलता है। और ऑप्शन डी है जो हेपेटाइटिस बी है, ये आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान या फिर ब्लड प्रोडक्ट के दौरान जो है हेपेटाइटिस बी आपका फैलता है। और हेपेटाइटिस सी, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है कौन सा हेपेटाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है? तो पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में जो हेपेटाइटिस देखने को मिलता है वो हेपेटाइटिस आपका सी होता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन से आप याद रखना। और हेपेटाइटिस डी की कंडीशन से वो किसके साथ देखने को मिलती है? बी के साथ। यदि किसी क्लाइंट को हेपेटाइटिस बी की कंडीशन हो रखी है तो यहाँ पे डी की कंडीशन उसको अपीयर हो सकती है। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ देयर स्पोर्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है और अच्छी इसको कई बार पूछते हैं। तो यहाँ पे स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, फ्लेमिंग या फिर इंसरीशन। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे, देयर स्पोर्स पूछा गया है तो यहाँ पे स्टरलाइजेशन राइट आंसर होगा। स्टरलाइजेशन में बैक्टीरिया है जैसे वायरसेस है, उनके साथ साथ उसके यदि स्पोर्स को यहाँ पे नष्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया। और डिसइंफेक्शन में क्या होता है, वायरसेस है, बैक्टीरिया है, अदर पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, बट जो आपका स्पोर्स है उसको
रिमूव नहीं करते हैं, तो इस कंडीशंस को बोलते हैं डिसइंफेक्शन। और इंसिनेशन मीन्स यहाँ पे जलाना मीन्स आपका जो हॉस्पिटल में वेस्टेज होता है उसको इंसिनेशन करते हैं, यहाँ पे इसको इंसिनेशन यहाँ पे उसको है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग उसको फ्लेमिंग को बोलते हैं मोस्टली इसको जलाना। और इंसिनेशन मीन्स आपका जो है किसी भी जो है वेस्ट प्रोडक्ट है उसको यदि किसी भी खड्डे में जैसे सीमेंट वगैरह मिला के उसको वहाँ पे जो है इंसिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इन द केस ऑफ डायबिटीज़। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। डायबिटीज़ की कंडीशंस में इनमें से कौन सा रिस्क फैक्टर है वो मॉडिफाइबल है। मॉडिफाइबल मीन्स जो है उसको दूर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो मॉडिफाइबल मीन्स यहाँ पे दूर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, सॉरी, नॉन मॉडिफाइबल मीन्स। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एज को अपन मॉडिफाइबल रिस्क है जो इसको दूर नहीं कर सकते हैं। एल्कोहल इंटेक के कंडीशंस के दौरान आप दूर कर सकते हैं, ओबेसिटी दूर कर सकते हैं और साल्ट इंटेक दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, किसको, एज को। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नॉर्मल रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड। नॉर्मल रेस्पिरेशन है उस कंडीशंस को क्या बोलेंगे, एपनिया बोलेंगे या ऑर्थोपनिया बोलेंगे या फिर यूपनिया बोलेंगे या फिर डिस्निया। तो यहाँ पे राइट आंसर की हम बात करेंगे दोस्तों, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, यूपनिया की कंडीशंस को बोलते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन ए है एपनिया मीन्स अब नॉर्मल जो है स्टॉपेज ऑफ सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन चल रही है और बीच बीच में यदि आपका सीजेशन हो रहा है, रुक रही है, तो उस कंडीशंस को बोलते हैं एपनिया। नॉर्मली 10 to 15 सेकेंड जो है एपनिया की कंडीशंस को कभी कभार देखने को मिलती है। ऑर्थोपनिया मीन्स आप सो रहे हैं उस दौरान कंडीशंस में देखने को मिलता है और रिलीव होता है आफ्टर आप जैसे सोते हैं तो ऊपर खड़े होने पर यहाँ पर रिलीव हो सकता है। और डिस्निया मीन्स रेस्पिरेटरी श्वास लेने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उस कंडीशंस को बोलते हैं डिस्निया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा द एंटीरियर फोंटानेले इन चाइल्ड क्लोज्ड एट। बच्चों में जो एंटीरियर जो है फोंटानेले होता है वो नॉर्मली कब क्लोज होता है। अब बात कर लेते हैं एंटीरियर फोंटानेल को अपन ब्रेगमा भी बोलते हैं और इसको है जो है ये किस तरीके से दिखता है, तो डायमंड शेप इसकी कंडीशंस को आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एंटीरियर फोंटानेल है वो कब क्लोज होता है, 1.5 ईयर ऑफ एज, 1.5 मंथ ऑफ एज, 2 वीक ऑफ एज, 1 मंथ ऑफ एज। तो यहाँ पे एंटीरियर फोंटानेले की बात करें तो 1.5 ईयर ऑफ एज मीन्स यहाँ पर 18 मंथ में आपका जो है क्लोज हो जाता है। इसको ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच ऑर्गन इज द प्राइमरी साइट ऑफ जो है हेमेटोपोइसिस इन द फीटस बिफोर मिड प्रेगनेंसी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार, आपको इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि विच ऑर्गन इज द प्राइमरी साइट ऑफ जो हेमेटोपोइसिस इन द फीटस बिफोर मिड प्रेगनेंसी। जो है ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हेमेटोपोइसिस की कंडीशंस करता है बिफोर मिड प्रेगनेंसी से पहले हेमेटोपोइसिस कंडीशन कौन परफॉर्म करता है, ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो लंग्स करता है, लीवर करता है या बोन। तो यहाँ पे पहले इस क्वेश्चंस का राइट आंसर बता देते हैं आपको। तो इस कंडीशंस को बोलेंगे लीवर है वो परफॉर्म करता है मिड प्रेगनेंसी से पहले। अब बात कर लेते हैं हेमेटोपोइसिस की कंडीशन 3rd वीक पे कौन करता है। 3rd वीक पे हेमेटोपोइसिस की कंडीशंस को यॉक शेक के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। यॉक शेक के द्वारा 3rd वीक के दौरान किया जाता है। और थर्ड मंथ किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, लीवर के द्वारा। एंड आफ्टर 6 मंथ है बोन मैरो के द्वारा है जो हेमेटोपोइसिस की कंडीशंस को परफॉर्म किया जाता है। तो मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आ गया। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 3 वीक पे कौन जो है परफॉर्म करता है हेमेटोपोइसिस, 3 वीक पे आपका जो है यॉक शेक है वो परफॉर्म करता है। और उसके बाद 3 मंथ पे लीवर एंड आफ्टर 6 मंथ
बोन मैरो के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज़रूर इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रहेगा, ए पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर ए पल्मोनरी फंक्शंस टेस्ट PFT। द नर्स एक्सप्लेन दैट ड्यूरिंग द टेस्ट द रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट विल आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ नॉर्मली टू मेजर द। एक पेशेंट है, उसका PFT कर रहे हैं, पल्मोनरी फंक्शंस टेस्ट कर रहे हैं, उस दौरान पेशेंट नॉर्मली ब्रीथ कर रहा है। तो नॉर्मली ब्रीथ को असेस नॉर्मली जो ब्रीथ लेते हैं उस कंडीशंस को यहाँ पे क्या थेरापिस्ट क्या है जो असेस करेगा, क्या उस कंडीशंस को अपन जो है बोलेंगे। तो उस कंडीशंस के बारे में बता देते हैं। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चंस का राइट आंसर बताते हैं, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मीन्स आप नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड नॉर्मल जो एक्सपायरेशन करते हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम की जो वॉल्यूम होते हैं 500 ml होता है, 500 ml होता है टाइडल वॉल्यूम। अब बात कर देते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम किसको बोलते हैं, जरा ध्यान से देखिए। रेजिडुअल वॉल्यूम मीन्स वो वॉल्यूम जो रेस्पिरेशन, अब जैसे एक्सपायरेटरी इंस्पायरेशन करते हैं उसके दौरान जो है पीछे जो रेस्पिरेटरी जो इस एक्सपायरेशन के दौरान पीछे जो वॉल्यूम बचता है उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और इसकी जो क्वांटिटी है 1200 ml होता है, 1200 ml, ठीक है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या करता है, रेजिडुअल वॉल्यूम यदि नहीं हो तो क्या क्या कंडीशंस देखने को मिलती है। तो यहाँ पे टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ लंग्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है कौन, रेजिडुअल वॉल्यूम, जो इसकी क्वांटिटी होती है 1200 ml, ठीक है। अब बात कर देते हैं वाइटल, इसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो गए बट अब रेगुलर कंटिन्यू रखेंगे। वाइटल कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पे 3300 ml होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो 1000 ml। तो टोटल यहाँ पे जो है वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, कोई क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे 4800 ml, ठीक है। अब कौन से टोटल लंग कैपेसिटी की भी बात करेंगे तो 4800 ml होता है। अब बात करेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी में 3 तो कंडीशन वही वाइटल कैपेसिटी वाली देखने को मिलेगी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो और इस कंडीशंस में टोटल लंग कैपेसिटी में एक नया ऐड होता है, वो कौन सा होता है, जो है रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसकी क्वांटिटी कितनी होती है 1200 ml। तो वहाँ पे 4800 प्लस 1200 मीन्स 6000। तो टोटल लंग कैपेसिटी का आपका क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे होता है 6000 ml। तो यहाँ पे बहुत शानदार क्वेश्चन था, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। टाइडल वॉल्यूम मीन्स एक बार श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो उस कंडीशंस को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जिसकी क्वांटिटी होती है 500 ml। रेजिडुअल जो वॉल्यूम वो होता है जिसको अपन श्वास लेते छोड़ते समय जो पीछे लंग्स में जो पीछे रहता है उस वॉल्यूम को रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ये लंग्स को जो है कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। टोटल लंग कैपेसिटी की बात कर ली। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब बात कर लेते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इसके बारे में मैंने अभी आपको बात नहीं की है। तो वो वॉल्यूम जब आप जैसे नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं उसके बाद फोर्सफुली इंस्पायर्ड, अब फोर्सफुली कितना आप इंस्पायर कर सकते हैं उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, 3300 ml होता है। अब बात कर लेते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स एक समय में आप कितना एक्सपायर जो है बाहर की ओर जो है एक्सपायर कर सकते हैं, तो एक्सपायर, तो यहाँ पे उस कंडीशंस को बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी 1000 ml होता है। तो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम की बात कर ली, रेजिडुअल वॉल्यूम की बात कर ली, वाइटल कैपेसिटी और सब के बारे में बात कर ली। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच ब्लड ग्रुप कैन बी एडमिनिस्ट्रेट टू ए पेशेंट इन इमरजेंसी व्हेन हिज ब्लड ग्रुप इज नॉट नॉन। विच ब्लड ग्रुप कैन बी एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको अपन एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं इमरजेंसी के दौरान, जब उस क्लाइंट का जो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप आपको पता नहीं है। तो इस कंडीशंस में आप कौन सा ब्लड ग्रुप है उसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑप्शंस ए ओ पॉजिटिव, ऑप्शंस बी ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी ए बी नेगेटिव, ऑप्शंस डी ओ नेगेटिव। तो हम राइट आंसर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम तो है यहाँ पे ओ नेगेटिव है वो देते हैं, क्योंकि ओ नेगेटिव है डोनर होता है हमेशा, और जो ए बी पॉजिटिव है हमेशा रिसिपेंट होता है।
यूनिवर्सल रेसिपेंट एंड यूनिवर्सल डोनर। तो यहाँ पे यूनिवर्सल रेसिपेंट ए बी पॉजिटिव एंड यूनिवर्सल रेसिपेंट है जो यूनिवर्सल डोनर है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा है, कभी बार पूछा जाता है। ओ पॉजिटिव काफ़ी जो लार्जली पॉपुलेशन में ओ पॉजिटिव पाया जाता है, ये भी आपको पूछ सकते हैं कभी कभार। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। मैग्नीशियम सल्फेट का यहाँ पे जो है एंटीडोट पूछा है। कैल्शियम ग्लूकोनेट, विटामिन के, नालाक्सोन, हाइड्रालाइजाइन। तो यहाँ पे आंसर, राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द राइट आंसर। कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो मैग्नीशियम जो है सल्फेट की टॉक्सिसिटी में आप देते हैं। और अब बात कर लेते हैं विटामिन के। विटामिन के किसका एंटीडोट है? वारफेरिन है उसका एंटीडोट। किसको बोलते हैं? विटामिन के को। नालोक्सोन है वो ओपियोइड की कंडीशंस में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ओपियोइड का जो है नालोक्सोन एंटीडोट होता है। तो इस प्रकार से आज के इस सीरीज़ में इतना ही क्वेश्चंस करवाएंगे। मैं आशा करता हूँ प्रत्येक क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और यदि आपको इस वीडियो को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करके जाना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स भी करें ताकि हमें पता लगे किस तरीके से आप इसका यूज़ कर रहे हो। थैंक यू फ्रेंड्स।